सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रभाइनी का थर्ड वीक का करंट अफेयर्स, सितंबर थर्ड वीक का करंट अफेयर्स, यानी कि 10 से लेके 16 सितंबर तक का करंट अफेयर्स। तो चलिए देख लेते हैं इस वीक में क्या रहा है खास, क्या है नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट अवार्ड्स जगत से जुड़ी खबरें जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ एड ऑन इन्फॉर्मेशन है ना, जो स्टैटिक जीके से रिलेटेड होती है बट करंट से रिलेट करके पूछी जाती है एग्जाम में, तो उसको भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्या है खास आज के इस वीक में, तो देख लेते हैं चल के नेशनली इंटरनेशनली। चलिए तो रुक करें अगर नेशनल न्यूज़ का, तो देखेंगे सबसे पहले है ना, पहली है कि वही पोर्ट ब्लेयर को रीनेम कर दिया गया है ना। पोर्ट ब्लेयर को क्या कर दिया गया है, रीनेम कर दिया गया है एज अ श्री विजयपुरम। तो कमेंट सेक्शन में जब तक हम टॉपिक पे मूव करें है ना फाइनली, तो तब तक आप बताइए जो पोर्ट ब्लेयर है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, या फिर वही कहाँ की कैपिटल है, क्या रेलिवेंस है इसका और इसे क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो बताइए आप कहाँ की कैपिटल है या फिर कहाँ पे एस्टेब्लिश है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है पोर्ट ब्लेयर। सेकेंड जो हमारी न्यूज है, इंडियन इंटरनेशनल मैरीटाइम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर है ना। तो बहुत सारे अब जैसे ब्लू इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो बहुत सारे मैरीटाइम डिस्प्यूट अब सामने आने वाले हैं, चाहे वो विद इन इंडिया हो या इंटरनेशनली हो। तो उसी के लिए खोला गया भाई इंडियन इंटरनेशनल मैरीटाइम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर, इसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, थर्ड जो है हमारा इंडिया फर्स्ट जीका वैक्सीन। ठीक है, तो फाइनली इंडिया को उसकी पहली जीका वायरस वैक्सीन मिल गई है ना। तो जीका वायरस हम डिस्कस करेंगे, भाई जीका वायरस क्या है, क्यों इसको लेके इतना ज़्यादा खतरा है, क्यों ज़्यादा इसको लेके इतना ज़्यादा पैनिक है, और क्यों इसकी वैक्सीन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी है ना। तो फाइनली खुशी की बात है, इंडिया को इसकी पहली जीका वैक्सीन मिल गई है ना। जानेंगे किसने बनाया है, किसके साथ क्या पार्टनरशिप हुई है इन डेप्थ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा नेशनल न्यूज में कि भाई यूएस अनाउंस सेमीकंडक्टर पार्टनरशिप इन इंडिया। ठीक है, हाँ, तो यूएस, अभी मोदी जी भी यूएस गए थे, तो मोदी जी की विजिट से पहले विजिट के दौरान बहुत सारे एग्रीमेंट हुए हैं। उन्हीं एग्रीमेंट में से एक है ना ये यूएस इंडिया सेमीकंडक्टर पार्टनरशिप। तो डिस्कस करेंगे क्यों ये पार्टनरशिप हुई है, क्यों क्या इंडिया को इससे बेनिफिट होने वाला है, और क्या यूएसए को इससे बेनिफिट होने वाला है, और कैसे दोनों कंट्री मिलके इस एक्ट के थ्रू, इस पैक्ट के थ्रू चाइना को टैकल करने वाले हैं, चाइना को टारगेट करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा नेशनल न्यूज में वो है ऑपरेशन सद्भावना। ठीक है, अभी हाल ही में हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने ऑपरेशन सद्भावना चलाया, और ऐसे कंट्रीज को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड की जो अभी एक टाइफून आया था यागी ना, उससे पीड़ित थे, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो तब तक आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये टाइफून यागी है वो कहाँ पे आया था। तो चलिए पहले नेशनल न्यूज को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है, तब तक बताइए पोर्ट ब्लेयर कहाँ है, कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए 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 ठीक है। अभी हाल ही में क्या हुआ कि पोर्ट ब्लेयर को रीनेम कर दिया गया। क्या नाम दिया गया है इसको, नया नाम श्री विजयपुरम नाम दिया गया है ना। तो अभी हाल ही में जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने ये डिक्लेयर किया, अनाउंस किया कि भाई अब जो पोर्ट ब्लेयर है उसको पोर्ट ब्लेयर के नाम से नहीं श्री विजयपुरम के नाम से भी जाना जाएगा। तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है, पोर्ट ब्लेयर जो है आपको देखने को मिलेगा अंडमान एंड निकोबार में, अंडमान एंड निकोबार में है ना। आप इंडिया देखोगे जब इंडिया है ना, तो इंडिया में यहाँ पे बहुत एक ग्रुप ऑफ आइलैंड आपको देखने को मिलेगा। तो ये ग्रुप ऑफ आइलैंड को ही अंडमान एंड निकोबार के नाम से जाना जाता है, और इसी की जो कैपिटल है वो ही क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। उसी पोर्ट ब्लेयर को क्या कर दिया गया है ना, रीनेम कर दिया गया। उसी पोर्ट ब्लेयर को अब रीनेम कर दिया गया, श्री विजयपुरम के नाम से जाना जाएगा है ना। एक्चुअली जब 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जब पावर में आए है ना, तो उन्होंने एक लक्ष्य रखा कि जो इंडिया है ना उसको जो कॉलोनियल जो माइंडसेट है, कॉलोनियल जो साइन है,
उनसे फ्री करना है, क्योंकि जो कॉलोनियल माइंडसेट है, जो कॉलोनियल साइंस है, वो इंडियंस के अंदर क्या देते हैं, एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा करते हैं। तो डिसाइड किया गवर्नमेंट ने कि भाई जो धीरे धीरे जो कॉलोनियल जो साइंस है, सिग्नल्स हैं, नेम्स हैं, उनको धीरे धीरे क्या किया जाएगा, फेज आउट किया जाएगा, है ना। उसी प्रोसेस में पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के क्या कर दिया गया, सी विजयपुरम कर दिया गया। पोर्ट ब्लेयर, है ना, ये पोर्ट ब्लेयर जो है किसके नाम पे रखा गया था, अंडमान निकोबार की कैपिटल का नाम, है ना। तो एक ब्रिटिश नेवल सर्वेयर था जिसका नाम था, क्या नाम था, आर्चिबाल्ड ब्लेयर। इनके नाम पर ही, है ना, जो पोर्ट ब्लेयर है, जो अंडमान निकोबार की कैपिटल है, उसका नाम क्या रख दिया गया, पोर्ट ब्लेयर रख दिया गया। बट हमेशा से इसका नाम पोर्ट ब्लेयर था ऐसा नहीं है, इसका एक अपना हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है ना। जो चोला एम्पायर साउथ में जब हुआ करता था, है ना, तो उन्होंने जब निकोबार के खिलाफ एक्सपीडिशन किया था, है ना, तो उन्होंने क्या किया था, है ना, पोर्ट ब्लेयर को ही क्या बनाया था, अपना बेस कैंप बनाया था। ठीक है, आप देख सकते हैं आप, चलिए, है ना। तो जो निकोबार है, आज का जो निकोबार जिसे हम निकोबार के नाम से जानते हैं, है ना, निकोबार के नाम से जानते हैं, है ना, उस निकोबार को क्या नाम, क्या बोला जाता था, उसको श्री विजय एम्पायर बोला जाता था। तो उसी श्री विजय एम्पायर के नाम पे ही पोर्ट ब्लेयर का नाम अब क्या रख दिया गया है, श्री विजयपुरम रख दिया गया है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार कहाँ है, क्या है, चलो थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। चलिए, तो अंडमान निकोबार मैंने जैसे कि बताया आपको, है ना, अगर मैं इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करूं, है ना, तो ये इंडिया का, सॉरी, पेनिनसुला पार्ट है, और ये श्रीलंका हो गया, है ना, और ये बे ऑफ बंगाल हो गया। इसी बे ऑफ बंगाल में लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी पे, है ना, किलोमीटर्स में अगर देखें तो अंडमान निकोबार पाया जाता है। बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड हैं, इन्हीं आइलैंड को क्या बोला जाता है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बोला जाता है। अंडमान निकोबार आइलैंड, है ना, तो दो पार्ट में डिवाइड है, क्योंकि नाम से ही लग रहा है अंडमान एंड निकोबार, है ना। तो अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड अलग है, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड अलग है ना, बट दोनों यूनाइट हैं, है ना, क्योंकि एक ही लैंड को शेयर करते हैं, तो हमने अंडमान एंड निकोबार कर दिया, है ना। वैसे ग्रुप ऑफ आइलैंड दोनों ही अलग है, अंडमान आइलैंड अलग है थोड़े से, और निकोबार आइलैंड अलग है। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, जिस चैनल के द्वारा अलग होते हैं उस चैनल को क्या बोला जाता है, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, क्या करता है, अंडमान और निकोबार को क्या करता है, सेपरेट करता है। तो एग्जाम्स में कई बार पूछ लिया जाता है ना, कि अंडमान और निकोबार, है ना, एक दूसरे से कैसे सेपरेटेड है, तो याद रखेंगे 10 डिग्री नॉर्थ के द्वारा सेपरेटेड है दोनों। ठीक है, अंडमान और निकोबार की जो है कैपिटल आपको अभी डिस्कस किया है, भाई पोर्ट ब्लेयर है। अब पोर्ट ब्लेयर नहीं है, अब क्या हो गया है, पोर्ट ब्लेयर अब हो गया श्री विजयपुरम। ठीक है, तो ये श्री विजयपुरम कहां पे है, ये श्री विजयपुरम कहां पे है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है सीयूटी, होटल मैनेजमेंट वगैरह में। तो ये कहां पे है श्री विजयपुरम, ये पड़ती है भाई साउथ अंडमान में। ठीक है, याद रखेंगे बच्चों, साउथ अंडमान में। तो श्री विजयपुरम कहां पे है, साउथ अंडमान में है। ठीक है, चलो, इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं, है ना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो कहां पे है, तो इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है उसको क्या बोला जाता है, इंदिरा पॉइंट बोला जाता है, इंदिरा पॉइंट बोला जाता है उसको। और ये इंदिरा पॉइंट कहां पे है, ठीक है। अब सदर्न मोस्ट की बात होगी तो सदर्न मोस्ट तो यही होगा ना, तो जो आइलैंड यहां पे होगा वहीं पे होगा। और ये आइलैंड कौन सा है, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में आएगा। क्या नाम है इस आइलैंड का, इस आइलैंड का नाम है भाई कार निकोबार। ठीक है, तो आगे कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पोर्ट है इंदिरा पॉइंट, वो कहां पे है, तो याद रखेंगे कहां पे है, ये सदर्न मोस्ट पॉइंट, ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है कार निकोबार में। ठीक है, चलिए, डंकन पैसेज, डंकन पैसेज किस किस के बीच में है, अगर पूछा जाए कभी आपसे कि डंकन पैसेज क्या है, तो डंकन पैसेज आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आइलैंड है ना, जिसका नाम है अंडमान आइलैंड में एक आइलैंड है, इसका लिटिल अंडमान और ग्रेट अंडमान। तो लिटिल अंडमान और ग्रेट अंडमान के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा, डंकन पैसेज देखने को मिलेगा। अच्छा, चलो, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई अंडमान निकोबार में जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है ना, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई अंडमान निकोबार की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, तो अंडमान निकोबार की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, सैडल पीक है, सैडल पीक है। इसकी
जो हाइट है वो 737 मीटर के समथिंग आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये रही अंडमान निकोबार के बारे में, है ना, पहली और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, है ना, लगभग सारी इन्फॉर्मेशन हमने कवर कर दी है जियोग्राफिकल से रिलेटेड। तो याद रखेंगे पोर्ट ब्लेयर को श्री विजयपुरम कर दिया गया, और पहली बार नहीं है ये जो नाम चेंज हो रहा है, बहुत सारे नाम, जब से मैंने बोला ना कॉलोनियल एरा, मुगल एरा के बहुत सारे नाम चेंज किए जा रहे हैं, है ना, जैसे औरंगजेब रोड दिल्ली में है, उसको अब्दुल कलाम रोड कर दिया गया। अब अभी बहुत सारे गार्डन होते हैं राष्ट्रपति भवन में, प्रेसिडेंट हाउस में, है ना, मुगल गार्डन वगैरह वगैरह, तो इनको भी, इनका नाम भी चेंज कर दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा अंडमान निकोबार में भी पहले भी बहुत सारे आइलैंड का नाम चेंज कर दिया गया है। अगर यहाँ पे देखोगे आप, है ना, तो यहाँ पे 3 आइसलैंड थे, रॉस आइलैंड, नील आइसलैंड और हैवलॉक आइसलैंड। तो रॉस आइसलैंड का नाम बदल के क्या कर दिया गया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे कर दिया गया। ठीक है, और जो नील आइलैंड है उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, नील आइलैंड का नाम बदल के क्या कर दिया गया, आपका शहीद आइलैंड। और जो आपका हैवलॉक आइलैंड है उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, है ना, स्वराज आइलैंड। है ना, तो पहले से बहुत नाम बदलने की परंपरा 2014 के बाद से शुरू हुई है ना, तो उसी क्रम में नाम बदला गया है इसका, पोर्ट ब्लेयर का, तो याद रखेंगे इसको। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इंडियन इंटरनेशनल मैरीटाइम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर। ठीक है, क्या है भाई ये, है ना, तो अभी हाल ही में क्या हुआ कि गोवा में एक मीटिंग चल रही थी, है ना, 20th मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग। ठीक है, कहाँ पे चल रही थी, गोवा में चल रही थी, है ना, तो वहाँ डिस्कशन हुआ कि भाई हमारी जो मैरीटाइम इकॉनमी है धीरे धीरे क्या करती जा रही है, ग्रो करती जा रही है। तो आने वाले समय में जब ये ग्रो करेगी, बहुत, है ना, एक बहुत बड़ी इकॉनमी खड़ी हो जाएगी, ब्लू इकॉनमी खड़ी हो जाएगी, तो डिस्प्यूट भी बढ़ेंगे, मैरीटाइम डिस्प्यूट भी बढ़ेंगे। तो उन्हीं मैरीटाइम डिस्प्यूट को टैकल करने के लिए, ठीक है, अब ये डिस्प्यूट ना सिर्फ नेशनली होंगे, इंटरनेशनली भी होंगे, है ना, तो इसी को टैकल करने के लिए क्या खोला गया है ना, इंडियन इंटरनेशनल मैरीटाइम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर। ठीक है, क्या होगा कि जितने भी मैरीटाइम डिस्प्यूट है उनको बहुत प्रोफेशनल मैनर में क्या करा जाएगा, है ना, सॉल्व किया जाएगा। क्योंकि कोर्ट में जाते हैं, ट्रिब्यूनल्स में जाते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारे रिसोर्सेज कम लग जाते हैं और बहुत सारा टाइम इसमें वो हो जाता है। तो डिस्प्यूट को टाइमली प्रोफेशनली सॉल्व करने के लिए खोला गया है इंडियन इंटरनेशनल मैरीटाइम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर। ठीक है, इसके साथ ही, है ना, खोला जाना है इन फ्यूचर एक इंडियन मैरीटाइम सेंटर खोलने की बात भी हो रही है ना। इंडियन मैरीटाइम सेंटर क्या होगा, इंडियन मैरीटाइम सेंटर मतलब एक नीति आयोग की तरह, एक थिंक टैंक की तरह काम करेगा, जो अपने आइडियाज़ देगा, इनोवेटिव आइडियाज़ देगा कि भाई कैसे मैरीटाइम इकोनॉमी को बढ़ाया जाए, कैसे मैरीटाइम डिस्प्यूट को कम किया जाए, कैसे एक इको फ्रेंडली मैरीटाइम इकोनॉमी को खड़ा किया जाए। तो इन सब पे सजेशन देने के लिए एक इंडियन मैरीटाइम सेंटर को भी, है ना, बनाने की मंजूरी दी गई है इस मीटिंग में। ठीक है, तो दो चीज़ें, है ना, इस मीटिंग में निकल के आई हैं कि भाई लॉन्च करी जाएंगी। एक तो आपका इंडियन इंटरनेशनल मैरीटाइम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर, दूसरा आपका इंडियन मैरीटाइम सेंटर। बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है आज के टाइम पे भाई मैरीटाइम इकॉनमी। प्राइम मिनिस्टर मोदी भी बात करते हैं इसके बारे में कि भाई ब्लू इकॉनमी, है ना, मैरीटाइम इकॉनमी, है ना, आने वाले समय में क्या है, फ्यूचर बताया जा रहा है इसको, है ना, मैरीटाइम इकॉनमी को। क्योंकि जो कुछ लैंड पे है उसको तो हम बहुत लिमिट तक एक्सप्लॉइट कर चुके हैं। ठीक है, एक्सप्लॉइट जो नहीं हुआ है अभी, जिसका सही से एक्सप्लॉइटेशन नहीं हुआ है, वो सी एरिया है, ओशनिक एरिया है। तो इसी को एक्सप्लोर करने के लिए, इसी को एक्सप्लॉइट करने के लिए ब्लू इकोनॉमी का टर्म बार बार क्या हो रहा है, कॉइन किया जा रहा है, बार बार उसको, है ना, पिच किया जा रहा है कि ब्लू इकोनॉमी की तरफ चलते हैं, ब्लू इकोनॉमी की तरफ चलते हैं। तो इंडिया भी इस मामले में बहुत सारे कदम उठा रहा है। 2 कदम के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया, है ना, IIM DRC, ठीक है, और फिर आपका IMC। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे एक शिप बिल्डिंग पार्क भी बनाया जा रहा है ना, एक बहुत बड़ा शिप बिल्डिंग पार्क बनाया जा रहा है, जिसके लिए क्यों बनाया जा रहा है कि मैरीटाइम इकोनॉमी जैसे जैसे बढ़ेगी, शिप्स की डिमांड बढ़ेगी, है ना, और शिप्स की डिमांड बढ़ेगी तो, है ना, एक मार्केट होना चाहिए ना जहाँ पे शिप्स मिले, है ना, तो इंडिया वो मार्केट बनना चाहता है। तो इसी वजह से इंडिया बहुत सारे शिप बिल्डिंग पार्क्स, है ना, बनाने वाला है नियर फ्यूचर में। ठीक है, इसके अलावा इंडिया में हाल ही में ये डेवलप किया जा रहा है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। कहाँ पे डेवलप किया जा रहा है ये, लोथल के बारे में।
ठीक है। जो लोथल कहाँ पे है, लोथल कमेंट सेक्शन में बताइए लोथल कहाँ पे है। लोथल गुजरात में है, लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है ना, लोथल में बनाया जा रहा है। क्या पर्पज है इसका, ठीक है। कोई पर्पज, इसका जो पर्पज है, जो मेन पर्पज है, भाई लोगों को दिखाना, इंडियंस को दिखाना, इंटरनेशनली दिखाना कि भाई देखो जो मैरीटाइम इकोनॉमी है उसमें हम कोई नए प्लेयर नहीं है ना, हम बहुत पुराने प्लेयर हैं। तो इसमें क्या दिखाया जाएगा, जो इंडिया की जो मैरीटाइम हिस्ट्री है उसको है ना डिस्प्ले किया जाएगा कि है ना कि कैसे चोलाज के टाइम पे या फिर कैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में कैसे हम मैरीटाइम इकोनॉमी का यूज करते थे, है ना, सी रूट्स का यूज करते थे ट्रेड करने के लिए, तो वो सब दिखाया जाएगा। इसके अलावा 2015 में सागरमाला प्रोजेक्ट भी लॉन्च हुआ था। इसका भी मतलब अब कंप्लीशन की तरफ ही है लगभग, है ना, 1/4 लगभग कंप्लीट हो चुका है ये, है ना। तो क्या पर्पज है सागरमाला का, सागरमाला का मेन जो सोल पर्पज ये था कि जो जितने भी पोर्ट हैं इंडिया के उन सबको आपस में क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है, ठीक है। पोर्ट को, ना सिर्फ पोर्ट को कनेक्ट करना है बल्कि उन पोर्ट को क्या से रेलवे रूट से, आपके एयर रूट से कनेक्ट कर देना है, ताकि क्या करें कि जो ट्रेन रूट से जाने वाला, अगर इनर इंडिया से कोई सामान जा रहा है ना, मान लो यूपी से या पंजाब से कोई सामान जा रहा है ना, तो उसको पोर्ट से कनेक्ट कर देना है रोड के थ्रू, है ना, ताकि आसानी से क्या पहुंच जाए, पोर्ट पर पहुंच जाए। तो इस तरह से एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट है सागरमाला प्रोग्राम, 2015 में शुरू किया गया था, ठीक है। और 839 प्रोजेक्ट इसके अंदर साइन किए गए थे, है ना, जिसमें से 262 को क्या कर दिया गया है, कंप्लीट कर दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, चलिए इंडिया की पहली जीका वैक्सीन, ठीक है। थोड़ी बहुत है ना राहत मिली है कि भाई है ना जीका वायरस आने वाले समय में और पिछले 4-5 सालों में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के उभरा है ना, ना सिर्फ इंडिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए, है ना। क्योंकि प्रॉब्लम ये है जीका वायरस के साथ में कि ये ना सिर्फ यंग को अटैक करता है, वो तो चलो रिकवर कर जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जीका वायरस के साथ में क्या है, ये इन्फेंट जो बच्चे होते हैं, फीटस जो बच्चे है ना, पेट में जो बच्चे होते हैं उनको अटैक करता है, और उनके अंदर जो दिमागी बीमारियां होती हैं, ग्रोथ रिलेटेड बीमारियां होती हैं, वो पैदा करता है, जिसके साथ वो पैदा होते हैं एंड है ना इस दुनिया में क्या करते हैं, सर्वाइव बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं कर पाते। तो जीका वायरस एक बहुत बड़ा चैलेंज बना था, है ना। तो जीका वायरस किसकी वजह से होता है, एडीज, एक मिनट किसकी वजह से होता है जीका वायरस, एडीज मॉस्किटो, ठीक है। क्यों जीका बोला जाता है इसको, जीका वायरस को, ठीक है। इस वायरस को जीका वायरस क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो वायरस है ना 1947 में सबसे पहले मिला था युगांडा, और युगांडा में जिस जगह पे मिला था उस जगह का नाम है जीका फॉरेस्ट, ठीक है। तो उसी के नाम पे इसका नाम क्या रख दिया गया, जीका वायरस रख दिया गया, ठीक है। आज भी सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ केसेस इसके अफ्रीका में ही पाए जाते हैं, है ना। बट है ना पैन इंडिया, क्योंकि ग्लोबल दुनिया है, सब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं, है ना, तो है ना पूरी दुनिया में ही लगभग है ना पाए जा रहे हैं। इंडिया में भी इसके केसेस कुछ पाए गए हैं, ठीक है। तो ये जो जीका वैक्सीन है किसने डेवलप की है, तो ये जीका वैक्सीन डेवलप की है भाई इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड, IIL, ठीक है। किसकी हेल्प से डेवलप की है, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR, मतलब एकमात्र सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है ना, जो मेडिकल रिसर्च पे काम करता है। तो ऑब्वियसली बात है इसके साथ ही पार्टनरशिप होनी है, बट ये पार्टनरशिप वैक्सीन को डेवलप करने के लिए नहीं है, ये है ट्रायल के लिए। ICMR क्या कर रहा है इसके, है ना, क्लिनिकल ट्रायल्स को फंड कर रहा है। बहुत सारे हॉस्पिटल अवेलेबल कराए हैं ICMR ने, है ना, जैसे एक्ट्रैक्ट है ना, KEM हॉस्पिटल, ये मुंबई के दोनों हॉस्पिटल हैं। इसके अलावा चेन्नई का SRM और चंडीगढ़ का PGI-MER, ठीक है। तो उन्होंने ICMR ने कहा कि भाई हम फंड करते हैं, यहाँ पे हम है ना पूरा एक सेटअप लगाएंगे जहाँ प्रोटेक्शन वगैरह है ना सबकी व्यवस्था होगी, और आप ट्रायल कीजिए। तो क्लिनिकल ट्रायल के लिए IIL यानी कि इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने है ना मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, किसके साथ में, ICMR के साथ में, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ में। बट ये जो वैक्सीन है वो किसके साथ डेवलप कर रहा है ICMR, ठीक है, सॉरी IIL किसके साथ डेवलप कर रहा है ये, तो ये जो वैक्सीन है वो डेवलप की जा रही है ग्रिफिन यूनिवर्सिटी। कहां पे है ये, ग्रिफिन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में, इसके साथ ये वैक्सीन को
क्या किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है ना। ऑस्ट्रेलिया में इसके क्लिनिकल ट्रायल्स ऑलरेडी हो चुके हैं, प्रोडक्शन वहाँ मंजूरी भी मिल गई है, बट सून हमारे इंडिया में भी होने वाले हैं। तो याद रखना है IIL ने, है ना, किसके साथ मिलकर बनाई है ये, ग्रिफिन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर बनाई है, और क्लिनिकल, है ना, जो ट्रायल्स हैं उनके लिए किसके साथ पार्टनर किया है, किसके साथ MOU किया है, ICMR के साथ किया है। ठीक है, IIL की अगर हम बात करें, है ना, तो वन ऑफ द लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडिया है ये, है ना, इंडिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर। अगर बात करें चाहे वो रेवीज का हो, चाहे वो DPT का हो, या फिर आपका टाइफॉइड का हो, ये सारे टीके लगभग IIL ने ही डेवलप किए हैं। ठीक है, और इस इंस्टीट्यूशन को बनाया गया था 1982 में। तो वैक्सीन रिवोल्यूशन के फील्ड में IIL का अपना योगदान है ना, DPT हो चाहे रेवीज हो, सभी सारी फील्ड में, है ना। ICMR इसको कब बनाया गया था, 1911 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसका काम क्या है बेसिकली, है ना, मैंने क्या बोला, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नाम में मेडिकल रिसर्च लगा हुआ है। तो जो मेडिकल के फील्ड में जो इनोवेटिव आइडिया है, इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट है, उनको डेवलप करना किसका काम है ना, इन्हीं का काम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। US ने अनाउंस कर दिया भाई पार्टनरशिप कि भाई हम इंडिया के साथ क्या कर रहे हैं, पार्टनर कर रहे हैं, इंडिया के साथ पार्टनर कर रहे हैं। किसके फील्ड में पार्टनर करने वाले हैं, सेमीकंडक्टर पार्टनरशिप करने वाले हैं। क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या हुआ था, मतलब क्यों मतलब इतनी डेस्परेशन क्यों है इंडिया के अंदर, या फिर जो US है और वेस्टर्न कंट्री हैं वो क्यों इंडिया को बनाना चाहते हैं एक सेमीकंडक्टर हब। प्रॉब्लम क्या है, चाइना, आप जानते ही हो, है ना, चाइना ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे एकदम से उठ के आया है, खुद को सुपर पावर क्लेम कर रहा है ना। तो ऐसे में USA के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इंडिया दुनिया का सबसे तेजी से ग्रो करने वाला कंट्री है, तो इंडिया के साथ ऑब्वियस सी बात है ना, उसका कंपटीशन एक रहता ही रहता है ना। चाइना के पास जो सबसे प्लस पॉइंट है वो क्या है, चाइना का सबसे प्लस पॉइंट ये है कि भाई उसका जो कब्जा है सेमीकंडक्टर मार्केट पे, है ना, दुनिया के लगभग 80 से 85%, 80 से 85% जो सेमीकंडक्टर्स हैं वहीं बनते हैं। यानी कि पूरी सेमीकंडक्टर मार्केट को क्या करके रखा है इन्होंने, कैप्चर करके रखा है। और सेमीकंडक्टर आप जानते हो, पावर ऑफ सेमीकंडक्टर, एवरीथिंग, इस माइक से लेके इस स्क्रीन को तक, ठीक है, लैपटॉप से लेके फ़ोन तक, सब कुछ में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो आज की दुनिया की पूरी सेमीकंडक्टर बेस्ड दुनिया है, यानी कि जो सेमीकंडक्टर मार्केट पे जिसका कब्जा होगा उसका समझ लो पूरी दुनिया पे कब्जा होगा, है ना। तो चाइना क्या कर रहा है, पूरी दुनिया को चैलेंज कर रहा है। तो इसी चैलेंज से निपटने के लिए, है ना, जो इंडिया है और अदर कंट्रीज हैं वो क्या कर रहे हैं, इंडिया को पावर कर रहे हैं कि भाई, है ना, कि आप बनो सेमीकंडक्टर हब, है ना। ताइवान कह रहा है कि देखो सेमीकंडक्टर हमें भी बनाने आते हैं, बट हमारी जो लिमिट है वो बहुत कम है, क्योंकि मैन पावर नहीं है हमारे पास, मटेरियल नहीं है बहुत ज़्यादा, बट स्किल है। तो वो कह रहे हैं हम आपको मटेरियल्स दे देंगे, यूएस कह रहा है हम आपको फंडिंग दे देंगे, हम इंडिया को सेमी कंडक्टर हब बनाते हैं, है ना, ताकि जो ग्लोबल चैलेंज है जो चाइना का सेमीकंडक्टर क्राइसिस को लेके, है ना, उससे निपटा जा सके। ठीक है, तो इसी चक्कर में क्या किया है, यूएस ने इंडिया के साथ क्या करा है, पार्टनरशिप किया है, सेमीकंडक्टर पार्टनरशिप किया है। ठीक है, इसके लिए यूएस ने एक एक्ट भी बनाया था, है ना, 2022 में, है ना। ये एक्ट क्या कहता था कि यूएसए उन सारे एलाइज को फंडिंग प्रोवाइड करेगा, है ना, जो सेमीकंडक्टर मार्केट के फील्ड में क्या करना चाहते हैं, बहुत अच्छा करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलो, ऑपरेशन सद्भावना, इंडिया ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स टू टाइफून यागी, है ना। तो टाइफून यागी, है ना, टाइफून जानते हो, साइक्लोन होता है, नाम होते हैं अपने अलग अलग, है ना। अगर इंडिया के फील्ड में आओगे तो यहाँ पे आपको जो साइक्लोन्स आते हैं उनको क्या बोला जाता है, चक्रवात बोला जाता है, हिंदी में चक्रवात बोला जाता है ना। जब यही साइक्लोन किस रीजन में आता है, यूएसए वाली रीजन में आता है, तो इसको क्या बोला जाता है, हरिकेन बोला जाता है। ठीक है, और जब यही साइक्लोन, है ना, चाइनीज रीजन में आता है, यानी कि चाइनीज, जापान, फिलीपींस, वियतनाम वगैरह वाले रीजन में आता है, तो इसको क्या बोला जाता है, टाइफून बोला जाता है। मतलब, है ना, एक ही चीज है बट नाम अलग अलग है ना। जैसे होता है ना, हमारे यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेज हैं, तो
हर चीज़ के 2-3 नाम निकल ही आते हैं, तो ऐसे ही कुछ है ना, साइक्लोन को है ना अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। तो आप समझ लो ये साइक्लोन ही है एक तरह का, ठीक है। तो साइक्लोन आया अभी कहाँ पर, साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सारे लोग मतलब इसमें मारे गए, खास करके वियतनाम में और लाओस में। तो इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन जो असिस्टेंस है वो भेजी है, उसके लिए एक ऑपरेशन चलाया है। जब ऑपरेशन कब चलाया जाता है, जब किसी चीज़ को फास्ट फॉरवर्ड मोड पे करना हो, तो ऑपरेशन चलाया गया है, ऑपरेशन सद्भावना, है ना, ताकि इन देशों को क्या कराया जा सके, रिलीफ जो मटेरियल है वो प्रोवाइड किया जा सके, पैसे प्रोवाइड किए जा सके, है ना। तो इसी के तहत अभी हाल ही में इंडिया ने वियतनाम को क्या असिस्टेंस दिए, एक तो $1 मिलियन प्रोवाइड किए हैं, है ना, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट के लिए। इसके अलावा 35 टन ऑफ है ना रिलीफ सप्लाई प्रोवाइड की है, जैसे वाटर प्यूरिफायर, किचन यूटेंसिल वगैरह प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। इसके अलावा वियतनाम के अलावा लाओ पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को क्या प्रोवाइड किया है इन्होंने, लगभग $1 लाख प्रोवाइड किए हैं। एक मिनट, $1 लाख प्रोवाइड किए गए, और $1 लाख के साथ साथ क्या प्रोवाइड किया गया है, 10 टन ऑफ सप्लाई। इसमें क्या है, हाइजीन किट हो गई आपकी, मॉस्किटो नेट्स हो गई, है ना, वाटर प्योरीफायर्स हो गए, ठीक है। तो ये सब प्रोवाइड किया गया है। हालांकि असिस्टेंट हमने दो ही देशों को दिए, बिकॉज इसका रीजन ये था कि यही जो दो देश हैं वो सबसे ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट हुए थे इस टाइफून यागी से। अदरवाइज ये टाइफून यागी ने कुल मिला के 4 से 5 देशों को इम्पैक्ट किया था, जिसमें थाईलैंड, म्यांमार वगैरह भी शामिल है। बट यहाँ पे इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था जितना कि वियतनाम और लाओस में हुआ। सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ पे हुआ, वियतनाम में हुआ। 350 से ज़्यादा लोग मारे गए यहाँ पे, 350 से ज़्यादा लोग मारे गए, है ना। और ये जो यागी है पिछले 30 सालों में इस रीजन में आया सबसे स्ट्रॉन्ग साइक्लोन माना जाता है, ठीक है। 142 माइल्स पर आवर की रफ्तार से हवाएं चल रही थी, है ना, कहाँ बच पाता कोई। तो 350 लोग मारे गए, इसीलिए इन दो देशों को क्या दिया गया है ना, इतनी सारी असिस्टेंस दी गई है। कमेंट सेक्शन में आप बताओगे, है ना, किसकी, वियतनाम की कैपिटल क्या है और लाओस की कैपिटल क्या है, ठीक है। करेंसी मैं बता देता हूँ, करेंसी वियतनाम की डोंग है और लाओस की क्या है, लाओ किप, KIP, ठीक है। कैपिटल दोनों की आप कमेंट सेक्शन में बताओगे भाई क्या है इसकी कैपिटल। चलिए, है ना, बताया था ना, थाईलैंड में भी आया है, म्यांमार में भी आया है। और थाईलैंड की कैपिटल बताओ, सबको ही पता होती है थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक। म्यांमार की कैपिटल क्या है, नेपिडो। थाईलैंड की जो करेंसी है वो क्या है, भाट है, ताई बाट, ठीक है। म्यांमार की कैपिटल करेंसी क्या है, क्यात है ना। लाओस की बताई दी मैंने आपको, किप, और वियतनाम की मैंने आपको बताई दी, डोंग, वियतनामीज डोंग, ठीक है। अगर बात करें इनकी कैपिटल, चलो कैपिटल क्या है, कैपिटल वियतनाम की हनोई है, वियतनाम की कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो वियतनाम की कैपिटल क्या है, हनोई है, ठीक है। थाईलैंड की बैंकॉक है, बैंकॉक है। म्यांमार की क्या है, नेफिडो, नेफिडो। और लाओस की कैपिटल क्या है भाई, वियंतियाने, ठीक है। तो याद रखेंगे, है ना, ये एग्जाम्स में पूछ ले जाते हैं, है ना, कहते हैं कि भाई सर कहाँ से पूछ लिया, कहाँ से पूछ लिया। वही पूछा जाता है जो करंट से रिलेटेड होता है ना। तो जो करंट में जब ऐसी चीज़ें आए, कंट्रीज आए, तो उनके बारे में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करते हुए चलनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम मूव करते हैं। चलो, UNG का, है ना, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का कौन सा सेशन हुआ, 79 सेशन हुआ अभी हाल ही में, है ना। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी गए थे अभी, है ना, संबोधित किया था उन्होंने, अपनी लंबी चौड़ी स्पीच यहाँ पे दी है ना। हर साल होता है UNG, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में जानते हैं आप सभी लोग। 1948 में बना था ये, और ये वर्ल्ड पार्लियामेंट की तरह काम करता है ना। दुनिया के जितने भी देश हैं, यानी कि 193 कंट्री हैं, 3 कंट्रीज हैं, वो हर साल इसमें आके बैठते हैं, जैसे हमारे पार्लियामेंट में MPs बैठते हैं। सबको इक्वल वोटिंग राइट दिए गए हैं,
ठीक है, और इश्यूज पे बहुत गहन डिस्कशन होता है एंड फिर उन पे वोटिंग होती है, ठीक है। वोटिंग में अगर कोई प्रस्ताव पास हो जाता है, कोई बिल पास हो जाता है, ठीक है, तो ये वॉलंटरी रहता है देशों के ऊपर, वो अप्लाई करते हैं या नहीं करते हैं। एक मिनट है ना, तो वॉलंटरी रहता है ये देशों के ऊपर कि भाई वो है ना कितना कहाँ तक किस लिमिट तक इसको अपने यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। तो इस साल भी हुआ है ना, और मोदी जी भी इसमें पार्टिसिपेट करने अभी हाल ही में गए थे। 10 सितंबर से चल रहा है ये, है ना, 10 सितंबर से इसमें डिबेट स्टार्ट हो गई थी। और इस बार जो 79वां जो सेशन है यूएनजीए का, है ना, इसमें कौन यूएनजीए का अध्यक्ष बना है? तो यूएनजीए के जो अध्यक्ष हैं वो कैमरून के एक्स प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, जिनका नाम है फिलेमोन यंग। एक मिनट, फिलेमोन यंग, ठीक है, कहाँ से हैं? कैमरून से हैं, ठीक है, प्रिसाइडिंग ओवर दिस सीजन, ठीक है, एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो इन्होंने एम्फिसाइज किया है कि भाई है ना कि ग्लोबल कोऑपरेशन को बढ़ाना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करना है ना, ह्यूमैनिटेरियन डिग्निटी को बढ़ावा देना है, ठीक है। बाकी जनरल डिबेट अभी चल ही रही है, 24 से लेके 30 सितंबर तक चल रही है। और इस बार का जो सेशन है 79 सेशन है, उसका थीम भी बहुत है ना अच्छा है कि लिविंग नो वन बिहाइंड, एक्टिंग टुगेदर फॉर द एडवांसमेंट ऑफ पीस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डिग्निटी फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। तो याद रखेंगे इसको, है ना, थीम बहुत पूछे जाते हैं अक्सर। लिविंग नो वन बिहाइंड, एक्टिंग टुगेदर फॉर द एडवांसमेंट ऑफ पीस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डिग्निटी फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ब्रिक्स लिटरेचर फोरम, ठीक है, अभी हाल में इसको ऑर्गेनाइज किया गया, क्योंकि ब्रिक्स इस बार होस्ट कौन कर रहा है? रशिया होस्ट कर रहा है। तो जितने भी ब्रिक्स से रिलेटेड फंक्शन है वो रशिया में ही होंगे, ओबेसी बात है। तो ब्रिक्स का जो लिटरेचर फोरम है वो भी कहाँ, उसकी बैठक कहाँ पे बुलाई गई? रशिया में बुलाई गई। रशिया में कहाँ बुलाई गई? कजान, रशिया का एक शहर है कजान, वहाँ पे बुलाई गई थी। कहाँ पर बुलाई गई, कब बुलाई गई थी? है ना, सितंबर 11, इसी सितंबर 11 को बुलाई गई थी, ठीक है। तो जितने भी हमारे 5 कंट्रीज है ना, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, यहाँ के जितने भी लिटरेचर जगत से जुड़े लोग हैं, फेमस पर्सनैलिटीज हैं, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और अपने अपने यहाँ के जो लिटरेचर है उसको क्या किया? प्रमोट किया। इंडिया से किसने पार्टिसिपेट किया इसमें? इंडिया से कौन पार्टिसिपेट करने गया? तो इंडिया से साहित्य अकेडमी ने पार्टिसिपेट किया। और साहित्य अकेडमी से कौन पार्टिसिपेट करने गया? साहित्य अकेडमी के प्रेसिडेंट, है ना, खुद पार्टिसिपेट करने गए इस सेशन में। क्या नाम है? श्री माधव कौशिक, प्रेसिडेंट ऑफ साहित्य अकेडमी, ठीक है। इसके अलावा साहित्य अकेडमी के जो सेक्रेटरी हैं कौन? डॉक्टर के श्रीनिवास राव, है ना, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करने गए। उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया इसमें, ठीक है। और बहुत सारे डिस्कशन इसमें हुए, है ना। जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो माना गया, सबसे प्रोमिनेंट, सबसे इंटेलेक्चुअल डिस्कशन माना गया, वो डिस्कशन माना गया बोलगा टू गंगा, सेलिब्रेशन ऑफ ट्रेडिशन एंड मल्टीकल्चरिज्म, ठीक है। क्या था? बोलगा टू गंगा। बोलगा क्या है? रशिया की रिवर है, गंगा हमारी रिवर है ना। तो इसमें किसकी बात करी गई? रिवर कल्चर की बात करी गई कि रिवर कल्चर पे फोकस करो। कहीं ना कहीं कुछ सिमिलरिटी तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी, है ना, क्योंकि सारी सिविलाइजेशन कहाँ बसी? रिवर के किनारे बसी। तो इसी बारे में, है ना, बात कर, एक पूरा का पूरा पैनल डिस्कशन हुआ इस बारे में। चलिए नेक्स्ट, कब एस्टेब्लिश हुई थी ब्रिक्स लिटरेचर फोरम? 2016 में बनी थी। भाई क्या पर्पज क्या है ना, कि एक दूसरे के कल्चर को समझना, एक दूसरे के लिटरेचर को समझना। कहा ना, किसी के कल्चर को समझने का सबसे बढ़िया रास्ता क्या होता है कि हम वहाँ के लिटरेचर को समझ लें। लिटरेचर को समझ गए, देन कल्चर को हम अपने आप ही समझ जाएंगे, ठीक है। तो 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट, एमपॉक्स वैक्सीन, है ना, पूरी दुनिया में क्या है, एक कंसर्न का विषय है। तो अभी हाल ही में क्या, हाँ, डब्ल्यूएचओ ने अभी क्या किया, हाल ही में जो एमपॉक्स की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है, कौन सी कंपनी है? बावेरियन नॉर्डिक, उसको बोल दिया कि भाई ठीक है, वैक्सीन, है ना, वी कैन गो फॉर प्रोडक्शन नाउ, क्योंकि एमपॉक्स बहुत तेजी से दुनिया में फैल रहा है, किसी को भी हो जाता है ना। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसका कोई इलाज नहीं है ना। जिसको ठीक होना होता है अपने आप ठीक हो जाता है, अदरवाइज तो फिर भगवान भरोसे ही रहता है,
ठीक है, क्योंकि दवा कोई इसकी कोई है नहीं। तो इसी वजह से WHO ने कहा कि भाई बहुत हो गया, ठीक है, आप क्लिनिकल ट्रायल में आपका पास हो गए हो, आप मास प्रोडक्शन जल्दी जल्दी शुरू कर दो, क्योंकि अफ्रीका में, है ना, पूरी दुनिया में वैसे एमपॉक्स रहता है, एमपॉक्स विक्टिम भी रहते हैं, बट अफ्रीका में एमपॉक्स का बहुत ज़्यादा, है ना, इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि लगभग जो 70% बच्चे हैं अफ्रीका के, कहीं ना कहीं उनमें ये पाया जाता है, और डेथ रेशियो बहुत ज़्यादा जाता रहता है अफ्रीका में। जो यंग पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से कम होती जा रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ, है ना, बहुत सारे रीजन है, बट एमपॉक्स इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट रीजन, है ना। तो इसी वजह से WHO कंसर्न है कि भाई जल्दी से आप क्या करो, प्रोडक्शन की तैयारी करो, है ना, और हमारी तरफ से ग्रीन झंडी है आपके लिए, ठीक है। तो किसने बनाया है ये याद रखेंगे, है ना, किसने बनाई है, बावरियन नॉर्डिक, है ना। एमपॉक्स क्या है, एमपॉक्स बिल्कुल अच्छी चक्की तरह बीमारी होती है ना, निशान पड़ जाते हैं बहुत सारे, फिर आपको वही कोल्ड कफ वगैरह वगैरह, बुखार वगैरह बहुत बढ़ता जाता है ना, इचिंग वगैरह, रैशेज वगैरह पड़ जाते हैं, है ना, तो वो बहुत टाइम लगता है उनको ठीक होने में, ठीक है। तो जो उससे कोप अप कर जाता है देन वो सर्वाइव कर जाता है, अदरवाइज तो फिर, है ना, डेथ हो जाती है ऐसे केसेज में बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से चलिए नेक्स्ट, चलिए दिल्ली में रिजीम चेंज हो गया, है ना, दिल्ली को एक नया चीफ मिनिस्टर मिल गया है, और वो चीफ मिनिस्टर, है ना, लकीली इस बार क्या है, एक फीमेल है। तो इस तरह दिल्ली को मिली है उसकी 3rd फीमेल चीफ मिनिस्टर। कौन है ये, आतिशी मरलेना जी, ठीक है, आम आदमी पार्टी की बहुत प्रोमिनेंट लीडर थी, है ना, पिछले साल से मतलब वाटर और फिनांस जो मिनिस्ट्री है दिल्ली की उसको संभाल रही थी। तो फाइनली इनको अनाउंस कर दिया गया कि भाई ये दिल्ली की नई चीफ मिनिस्टर बनने वाली है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के, है ना, एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, मतलब उनको क्या करा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप ऑफिस नहीं जा सकते, आप फाइलों पे साइन नहीं कर सकते, तो उनका सीएम बने रहने का कोई पर्पज रह नहीं गया था, तो इसीलिए बनाया गया है इनको, है ना, दिल्ली का नया चीफ मिनिस्टर। तो कौन है दिल्ली की नई चीफ मिनिस्टर, आतिशी मरलेना जी। कहाँ से एमएलए हैं ये, एमएलए हैं आपकी कालका जी से, ठीक है। और क्या अचीवमेंट है, अचीवमेंट तो आपकी बता ही दिया, अचीवमेंट इनकी है कि भाई बहुत सारा काम इन्होंने किया है, फाइनेंस मिनिस्टर भी रही हैं ये पिछले साल से, वाटर डिपार्टमेंट इनके पास रहा है, बट इनके पास कोई मंत्रालय जब नहीं भी था देन उस टाइम भी क्या, मतलब एजुकेशन पॉलिसीज बनाना और मोहल्ला सभा जैसे कॉन्सेप्ट इन्होंने इनोवेट किए थे। तो आम आदमी की पार्टी की जो सरकार है उसकी मतलब उसको स्मूथली रन कराने में इनका एक अपना योगदान रहा है, और इसी को देखते हुए सरकार ने क्या किया है, जो आम आदमी पार्टी की जो लीडरशिप है उन्होंने भरोसा जताया इन पे और इनको बनाया है दिल्ली की नई चीफ मिनिस्टर। तो ये दिल्ली की 3री फीमेल चीफ मिनिस्टर है, और करंटली अगर मैं बात करूं इंडिया में, तो इंडिया में ये ममता बनर्जी के बाद 2री फीमेल चीफ मिनिस्टर है। 2 ही फीमेल चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगी, है ना, अभी इंडिया में। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी एंड दिल्ली में नाउ आतिशी मरलेना। चलिए नेक्स्ट, आर.एस. शर्मा सर को अपॉइंट कर दिया गया है ना, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ ओएनडीसी। ओएनडीसी क्या है भाई, ओएनडीसी है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, है ना। जो हमारे गवर्नमेंट का DPIIT जो डिपार्टमेंट है ना, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहा है कि भाई कोई ऐप वगैरह नहीं है ना, एक सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जिसपे कौन होंगे, बायर होंगे, रिटेलर्स होंगे, ठीक है, आपस में इंडिपेंडेंटली वो प्राइस फिक्स करेंगे और अपनी बाय सेलिंग क्या करेंगे, है ना, करेंगे। तो इस तरह का एक ई-कॉमर्स का ओपन प्लेटफॉर्म डेवलप, है ना, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो कर रही है। तो उसी के प्रमोशन के लिए, उसी की ग्रोथ के लिए आर.एस. शर्मा को बनाया गया इसका नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन। नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन कौन होता है, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं कि नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन कौन होता है, तो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन एक ऐसा आदमी है जो करता धरता कुछ नहीं है ना, क्या करता है, एक क्लोज वॉच रखता है, जहां भी कुछ गलत होता है वहां पे अपना सजेशन दे देता है, करेक्ट करवा देता है, ठीक है। तो नॉन एग्जीक्यूटिव यानी कि कोई काम ना करने वाला चेयरपर्सन। तो ऐसा पर्सन, है ना, जो काम नहीं करता है, सिर्फ क्या रखता है, एक क्लोज वॉच रखता है, ठीक है। तो यही बनाया गया राकेश शर्मा को ओएनडीसी का। क्यों बनाया गया, क्योंकि जो आर.एस. शर्मा है ना, उनके बहुत सारी अचीवमेंट है, ट्राई के चेयरमैन रह चुके हैं ये, है ना। इसके अलावा डायरेक्टर जनरल UIDAI आधार कार्ड को, है ना, इस लेवल तक पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका इनकी रही है। इसके अलावा कोविन का नाम आप सबने सुना होगा। कोविन क्या था, कोरोना की जो वैक्सीन,
बनाने वाले, है ना, जो ऐप था, है ना, पूरा डेटा वगैरह जिस पे रहता था, उसको पॉपुलराइज करने में भी इनका एक अपना योगदान रहा है। तो है ना, इसी को देखते हुए, है ना, सरकार ने इनको एक बार फिर भरोसा जताया है और इनको बनाया है नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ ONDC। चलिए नेक्स्ट, इंडियन मेंस हॉकी टीम, है ना, इनने क्या कर लिया है, एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 जीत ली है, ठीक है। और ये पहली बार नहीं है, ये 5वां टाइटल है इनका, 5वीं बार जीत रहे हैं ये। किसको हराया है, चाइना को हराया है, कितने से, 1-0 से। कौन सा है ना, 5th टाइटल है ना। और डिसीसिव गोल किसने मारा, युवराज सिंह ने डिसीसिव गोल मारा, है ना। हरमनप्रीत सिंह, है ना, उन्होंने सहायता प्रोवाइड करी, बाद में इन्हीं को प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट इनको बनाया गया है। चलो, अगर बात करें की टूर्नामेंट अवार्ड की, है ना, तो मैंने बताया हरमनप्रीत सिंह क्या बनाए गए हैं, हरमनप्रीत सिंह बनाए गए हैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ठीक है। कोरिया के यांग जोहान बनाए गए टॉप गोल स्कोरर, ठीक है। और चाइना के बांग सियाओ बनाए गए हैं बेस्ट गोलकीपर, ठीक है। तो इंडिया ने जीता है, चाइना रनर अप रहा, और तीसरा नंबर पे कौन रहा है, पाकिस्तान रहा है। किसको हराया, साउथ कोरिया को हराया, ठीक है। तो एशियन ट्रॉफी, है ना, 5वीं बार जीत लिया इन्होंने। कितनी टीमें पार्टिसिपेट कर रही थी, कुल 6 टीमें पार्टिसिपेट कर रही थी, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, जापान, साउथ कोरिया और मलेशिया। तो 6 टीमों ने पार्टिसिपेट किया इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नीरज चोपड़ा, है ना, एक बार छाए हुए, ये तो छाए हुए हैं लगभग 4-5 सालों से, ठीक है। डायमंड लीग में इस बार सिल्वर निकाल लिया है दोबारा से, है ना। वो भी तब कैसी सिचुएशन में सिल्वर निकाला है ना, जब इंजरी से जूझ रहे हैं, है ना। और इसी इंजरी में क्या पेरिस ओलंपिक में क्या जीता, सिल्वर जीता, है ना। तो और इस डायमंड लीग में बहुत नैरो मार्जिन से रह गए हैं ये, ठीक है। कितना, 87.86 मीटर फेंका था इन्होंने। और जो विनर हैं, जिनका नाम क्या है, पीटर, है ना, एंडरसन पीटर्स, इन्होंने 87.7 मीटर फेंका है। और नीरज चोपड़ा 87.86 मीटर। देख रहे हो कितना नैरो गैप है ना। गोल्ड से बस 0.01 मीटर की दूरी पर रह गए ये, ठीक है। साल इनके लिए बहुत अच्छा गया है। क्या क्या जीता है इन्होंने साल में, साल में 2 डायमंड लीग में सिल्वर जीता है, ठीक है। पावो नूर्मी गेम्स में गोल्ड जीता है, पेरिस ओलंपिक में, है ना, सिल्वर जीता है, और लुसाने डायमंड लीग में, है ना, क्या जीता है इन्होंने, सिल्वर जीता है। चलिए नेक्स्ट, वर्ल्ड ओजोन डे, ठीक है। वर्ल्ड ओजोन डे मनाया गया कब मनाया जाता है वर्ल्ड ओजोन डे, है ना, 16 सितंबर को। 16 सितंबर को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन, कब, 16 सितंबर 2000, सॉरी, 16 सितंबर 1987 को क्या साइन किया गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। सारे देश मिले थे, कस्में खाई थी कि मतलब ऐसे सारे सब्सटेंस को, ऐसे सारे मटेरियल्स को बैन कर देंगे जो ओजोन को क्या करते हैं, डिप्लीट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो 16 सितंबर को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी ऑन, कब मनाया गया, 15 सितंबर को। क्यों मनाया जाता है ये, है ना, डेमोक्रेसी की वैल्यूज को, डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करने के लिए। कब से मनाया जा रहा है, लगभग 2008 से मनाया जा रहा है, 2008 से मनाया जा रहा है, ठीक है। क्यों, रीजन क्या है कि आज के समय में देखो मतलब कू हो रहे हैं बहुत सारे, है ना, बहुत सारी डिक्टेटरशिप आ रही है ना, लोग पावर को ग्रैब कर जाके बैठ जा रहे हैं पॉलिटिकल लीडर। तो ऐसे में डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट करने के लिए क्या बनाया, क्या डिक्लेयर किया गया, ये 15 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। चलिए, अगर बात करें, है ना, इस साल के थीम की, तो थीम क्या है इस साल का, इस साल का जो थीम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज ए टूल ऑफ गुड गवर्नेंस। क्या बताया गया है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो
क्या है करता है ये, डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा प्रोटेक्टर, डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा फ्रेंड साबित हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए, तो फिर आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, है ना। सितंबर का 4th वीक का जो प्रभाइनी बाइट्स है ना, अगले हफ्ते उसको लेके आएंगे हम आपके लिए। तो चलिए, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।